वेलकम दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम ऑल्सो डूइंग वेल एंड फाइन। तो आ गया हूँ मैं आपके सामने लेके, क्या पता है, हाउ टू राइट योर व्हाट यू नो ऑडिट का पेपर। ठीक है। तो ऑडिट का पेपर कैसे लिखना है उसके साथ आ चुका हूँ। ऑडियो, वीडियो, एवरीथिंग इज़ क्लियर। अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ी वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। कुछ तो गाने बज रहे हैं बैकग्राउंड में, थोड़ा बैकग्राउंड में आ रहा होगा तो सुन लेना, नहीं आ रही तो वेल एंड गुड करके, क्योंकि हम किसी की शादी तो नहीं रोक सकते ना यार, है ना। चलो देखो, इसमें भी सेम आपको स्ट्रेटेजी से जाना है। 170 मिनट्स आपको देने हैं पेपर के लिए एंड 10 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखना है। रिव्यू सर, रिव्यू इसके भी पहले दो वीडियो में मैंने बता चुका है कि 10 मिनट्स आपको रिव्यू के लिए रखना है। जब रिव्यू पे आएंगे तब अपन चीज़ें डिस्कस करेंगे। रिव्यू में बेसिकली क्या करना है वो हम लास्ट में देख लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि जैसे आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिलता है आप लो और आप पढ़ना चालू करो। बट आप पढ़ना कब चालू करोगे? व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग हु आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ऑडिट। अगर आप ऑडिट को लेके बहुत कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, आपने सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं, सारे रट्टा वाले कीवर्ड्स आपके दिमाग में सेट है, सारे पी की क्लॉज सेट है, सारे कारो सेट है, मतलब यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑडिट पेपर की यस मैं ऑडिट में क्लियर कर लूँगा एग्जाम। आप प्लीज़ ले लो पेपर और पढ़ना चालू करो, क्योंकि आपको पता है किसका आंसर क्या होने वाला है एंड यू कैन गो अहेड। उस केस में क्या करना है, सिंपल है, मार्क क्वेश्चन विच यू नो वेरी वेल। उस क्वेश्चन को आप मार्क कर लो जो आपको एकदम अच्छे से आता है। एज सुन एज यू गेट आंसर शीट स्टार्ट राइटिंग सिलेक्टेड क्वेश्चन। तो जैसे आपको आंसर शीट मिलता है, जो जो आपने क्वेश्चन सिलेक्ट किया उसको आप लिखना चालू कर दो। लिखने का तरीका कैसा है वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। When you start writing your answer, first write down important keywords with a pencil and then start writing your answer। ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना यही चाह रहा है कि लेट सपोज आपने ना कोई क्वेश्चन लिखना चालू किया, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने लिखना चालू किया, तो उसमें आप क्या करोगे? पहले ना पेंसिल से कीवर्ड्स ना लिख लो, ठीक है, वहीं साइड में पेंसिल से फटाफट कीवर्ड्स लिख लो। फिर कीवर्ड्स लिखने के बाद ना अब आप अपना मेन आंसर लिखना चालू करो, मतलब पेंसिल से लिखो और फिर वहीं से आप अपने आंसर्स लिखना चालू कर दो। इससे क्या बेटर होगा पता है? आप कोई कीवर्ड्स भूलोगे नहीं और आपको सारे के सारे कीवर्ड्स वहाँ पे दिखे हुए मिलेंगे। तो आपको जस्ट क्या करना है, कीवर्ड्स लेना है, आंसर बना देना है, कीवर्ड्स लेना है, आपका आंसर बना लेना। क्योंकि बहुत बार क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, वी नो द आंसर वेरी वेल, वी गेट एक्साइटेड एंड एक्साइटेड में एड्डा कि अपन फटाफट आंसर लिखने बैठते, एक लाइन लिखा, दो लाइन लिखा, तीसरा लाइन लिखा, चौथे लाइन पे हम कीवर्ड्स ही भूल जाते हैं, अरे इसका क्या था। तो ये एक्साइटेड में होता है कि हमें सारी चीज़ें आ रही होती है बट एक दो कीवर्ड्स हम भूल जाते हैं, तो हमारा एक दो मार्क्स लॉस हो जाता है। तो इट्स बेटर कि मैंने मेन राइटिंग अभी लिखना चालू नहीं किया है, तो जितने भी कीवर्ड्स हैं मैं पेंसिल से पहले छोटा 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 लिख लूँ, थोड़ा 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 लिख लूँ, फिर मैं मेन आंसर लिखना चालू। इससे क्या होगा, आपका पूरा आंसर पूरा कंप्लीट भी हो जाएगा एंड आपको 5 आउट ऑफ 4 मार्क्स या फिर समवेयर अराउंड 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको मिल भी जाएंगे। ठीक है, गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू अटेम्प्ट। अब ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस देर आर वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते हैं। एक तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन आएगा, यानी एज इट इज बुक का आउट के आ गया, पॉइंटर्स लिखने में मार्क्स मिल जाएगा। दूसरा ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, ऐसे एस आर ई एस एस जो भी है सब डाल लो उसके अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन। फिर पीई वाले क्वेश्चन, कारो वाले क्वेश्चन, और इसके अलावा कुछ आ गया तो ओपिनियन वाले क्वेश्चन। ओपिनियन वाले क्वेश्चन भी स्टैंडर्ड्स के रिगार्डिंग ही रहते हैं। तो देख लो कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, मैं उनके बारे में आ रहा हूँ। अगर प्योर थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चन, अच्छा, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पेपर लिख, मतलब आपको अगर कोई आंसर प्रेजेंट करना है तो आप कैसे प्रेजेंट करो वो देखो, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें। आपने सबसे पहले स्टार्ट किया लिखना, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल प्योर थ्योरी क्वेश्चन है, तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन में जो उसने मांगा पहले वो लिख दो कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर नीड टू चेक। तो आपने बोला ऑडिटर नीड टू चेक, और आप इवेलुएट भी लिख सकते हो, और ऑडिटर नीड टू इवेलुएट। फिर आपने ये लिखा, फिर वो छोड़ देना पैराग्राफ। फिर नीचे ना 1 2 3 4 ऐसे नंबरिंग मत देना, सबसे गलत चीज, कभी भी नंबरिंग नहीं देना है। आपको ऐसे लिखना है, या तो आप एरो मार लो, एरो नहीं मार सकते हो ना तो कुछ मत करो। जब आप अगर एरो भी नहीं मार सकते हो आप डॉट मारो। ए बी सी डी भी नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, डॉट मारा, अपना आंसर लिखना स्टार्ट किया, लिखा लिखा लिखा, 3 लाइन हो गया, बस छोड़ देना। 3 लाइन का, 3 से 4 लाइन से ज़्यादा का एक पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। उसमें जो जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसको आपने अंडरलाइन कर दिया आंसर लिखते टाइम। फिर जैसे आपका एक लाइन हो गया, एक पैराग्राफ हो गया, पूरा एक लाइन छोड़ दो, फिर दूसरा डॉट मारो, दूसरा लिखो, जो मेन कीवर्ड्स है उसको हाईलाइट करो, फिर छोड़ दो एक लाइन, फिर तीसरा लिखो, फिर मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट करो, फिर चौथा लिखो एक लाइन छोड़ के, लिखा, फिर मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ो, फिर पांचवा लिखो, फिर मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट कर दो, आंसर लिखा, मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया, और एंड में लिख देना हेंस द ऑडिटर नीड टू
द ऑडिटर नीड टू इवेल्युएट अबव पॉइंट्स। ठीक है, एक दूसरी चीज और आपको बताता हूँ, ये तो हो गया पैराग्राफ वाला। जब आप अपना आंसर लिखते हो ना तो रीडेबल लिखो। अब रीडेबल कैसे होगा वो देख लो। मैं लिख रहा हूँ द ऑडिट इज लुकअप बाय ऑडिटर। ये एक चीज मैंने लिखी, अब ये सेम चीज को मैं वापस लिखता हूँ, द ऑडिट इज लुकअप बाय ऑडिटर। देख के बताओ, देख के बताओ विच वन इज मोर रीडेबल। ऑफ कोर्स जो मैंने नेक्स्ट वाला लिखा, इसके बीच में कहीं ना कहीं वन फिंगर का गैप है। ठीक है, आप ऐसा वन फिंगर रखोगे तो वन फिंगर का गैप आपको दिख रहा होगा। चाहिए अभी स्क्रीन अगर आपकी लैपटॉप पे दिख रहे होगे तो रख के देखना, वन फिंगर से ज़्यादा गैप आपको दिखेगा। तो कभी भी अपना आंसर ना ऐसे आप लिख के रीडेबल बना सकते हो। ये किन के लिए बेटर होता है पता है? जिनकी हैंड राइटिंग ना बहुत अच्छी है। हाँ सच में अच्छी है, मतलब आप ऐसा समझो जिनकी हैंड राइटिंग उनको खुद को ही समझती है, कभी कभी उनको खुद को भी नहीं समझती है। तो वैसे हैंड राइटिंग वालों के लिए क्या होता है ना, दे आर वेरी मच अवेयर ऑफ ऑडिट। उन्होंने सारे कीवर्ड्स प्रॉपर लिखे, सब कुछ लिखा है, बट वो लिखते इस तरह है। अब जब वो इस तरह लिखने जाते हैं और इस तरह, चलो एक लाइन लिखा तो समझ में आता है, वो इस तरह तीन तीन चार चार लाइन लिख दिए, अब वो पूरा पैराग्राफ बनता है। अब सोचो अगर ये पूरा ऐसा पैराग्राफ दिखने लगे तो कितना ही भद्दा दिखेगा। देखो आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा नीचे डालते हैं एंड आपको मैं दिखाता हूँ करके कि ये जब पूरा पैराग्राफ बनेगा तो कितना भद्दा दिखता है। ठीक है, देखो देखो। अब सपोज करो आपने पूरा ये आंसर लिखा हुआ है, एक तो ऑडिटर स्क्रीन पे देख रहा है, सॉरी ऑडिटर बोल रहा है, जो एग्जामिनर है वो एक स्क्रीन पे आपका पेपर चेक कर रहा है, उसको पढ़ना है, उसको कीवर्ड्स चाहिए ना, इसमें कीवर्ड्स हाईलाइट है ना, कुछ भी चीज़ हाईलाइट है, वो कैसे अपने आंखों को त्रास दे, उसको वर्ड्स भी नहीं समझ में आ रहे कि किधर क्या है कैसे। इसके लिए आपको अपने आंसर ना इस तरह लिखने हैं, एक एक फिंगर का गैप दो, उसके फिंगर के गैप में आप अपने वर्ड्स को लिखो, जो भी मैंने आंसर उसको हाईलाइट करो। 3 से 4 लाइन से ज़्यादा, मैक्सिमम 3 लाइन से ज़्यादा अपना पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो थेरी वाले क्वेश्चन आते हैं वो तो 1 1 लाइन के ही होते हैं, मैक्स 2 लाइन के होते हैं, उससे ज़्यादा वो होता भी नहीं है। तो आपको ट्राई करना है 2 से 3 लाइन से ज़्यादा आपका आंसर एक पैराग्राफ में नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, ये दिमाग में डाल लो। 3 लाइन से ज़्यादा का पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। 4 लाइन पे जा रहा है, तोड़ के लिखो, टुकड़ों में लिखो, चलेगा, कोई बात नहीं, बट आपका आंसर 2 से 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एंड वन फिंगर का गैप होना चाहिए, इतना याद रखना। ठीक है, इससे आपका आंसर रीडेबल भी बनेगा, लेजिबल भी बनेगा, और सामने वाले को अगर आपका आंसर रीड करना है तो रीड कर भी सकता है। ठीक है, ये उन आंसर्स में इसको अप्लाई करना है जो आपको आंसर एकदम श्योर शॉट एकदम अच्छे से आते हैं, जिसमें आपके मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो आपको एकदम अच्छे से आते हैं ना, तो फिर आपको पूरा उसको एकदम अच्छे तरीके से लिखना है, क्वालिटी के साथ लिखना है। जो नहीं आता वो अपन देखेंगे, ठीक है, वो भी डील करेंगे इस वीडियो के अंदर, डोंट वरी अबाउट इट। चलो, तो प्योर थ्योरी क्वेश्चन एकदम सिंपल है, राइट डाउन टू द पॉइंट, हाईलाइट ईच कीवर्ड्स एंड वेरी वेल बाय अंडरलाइनिंग। तो आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना है थ्योरी वाले क्वेश्चन में भी, एंड एक बार नहीं 2 से 3 बार पढ़ो कि क्या रिक्वायरमेंट है, एंड उसके हिसाब से फिर आप लिखो। ठीक है, और अंडरलाइन कर लो अपने जितने भी कीवर्ड्स है उसको। देन ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको कैसे जाना है, अब आपको कोई ऐसे टाइप आ गया क्वेश्चन, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन आ गए, ठीक है, उसको कैसे टैकल करना है तो एकदम सुन लो। फर्स्ट थिंग आपको लिखना है, राइट डाउन एसे नंबर एंड नेम। तो आप एसे नंबर और नेम लिखो, एंड लास्ट में ये वाली लाइन भी लिखनी है, दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे 705 ऑडिटर ओपिनियन वाला एक क्वेश्चन है, ऑडिटर ओपिनियन के ऊपर उसका ऐसे है, तो ऐसे 705 डील्स, ऐसे 705 ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ओपिनियन वाला सेक्शन लिख दिया। ठीक है, ऐसे का नाम लिख दिया। सो दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द ओपिनियन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऐसा पूरा लाइन जब लिखोगे ना तब 1 मार्क्स मिलता है। सिर्फ आपने ऐसे का नंबर और नेम लिख के आना तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। फिर आप सेकंड में क्या करो, सेकंड पैराग्राफ में डिस्कस कर लो केस स्टडी जो क्वेश्चन में दिया 4 to 6 लाइन में। ठीक है, डिस्कस करने के बाद थर्ड थिंग, राइट डाउन रिक्वायर पार्ट ऑफ क्वेश्चन। अब ऐसे वाले क्वेश्चन में भी 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा होता है जो ऐसे का कोई थ्योरी पार्ट मांगता है, तो जो थ्योरी ऐसे का जो थ्योरी पार्ट मांग रहा है वो उसको दे दो, एज इट इज उठा के बस कॉपी पेस्ट करके देना। ठीक है, जो जो उसने मांगा वो दे दो, मतलब थ्योरी पार्ट में कहीं पे कुछ लिखा होगा वही आपको एज इट इज उठा के यहाँ पे लिखना है, तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो वो दे दो। या तो सेकंड ऐसे बेस्ड क्वेश्चन कैसा आता है, ओपिनियन बेस्ड,
कि आपको ऐसे 705 का कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया और लास्ट में बोला बताओ ऑडिटर ओपिनियन क्या देगा, तो उस केस में आपको कुछ फर्दर एक्सप्लेनेशन देनी होगी कि एज पर ऐसे 705 अगर ये हुआ तो हमें ओपिनियन ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो इस वाले थर्ड पैराग्राफ में ना फिर आपको एक्सप्लेनेशन देना होगा। ठीक है, क्या देना होगा आपको यहाँ पे आपको देना होगा एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन दे दो। फिर उसके बाद फोर्थ वाले पैराग्राफ में आप कंक्लूजन दे दो कि एज पर एंड ऑफ द आंसर इफ आंसर वांट एनी डिसीजन फ्रॉम यू देन जस्ट गिव योर डिसीजन, कि हाँ एज पर द ऐसे 705 इन द गिवन केस द ऑडिटर शुड इशू दिस ओपिनियन और दिस दैट काइंड ऑफ ओपिनियन। ऐसा करके आपका आंसर पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है, एंड 2-3 चीज़ें, अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, हाउ टू राइट FR AFM, तो ये टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन करोगे टेलीग्राम चैनल मिलेगा। दूसरी चीज़, वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो लाइक कर दो। ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे वीडियोस के साथ आने का जो आपके लिए हेल्पफुल हो और आपको CA बनाने के लिए पूरी जान एंड शिद्दत लगा दे। ठीक है, तो लाइक कर दिया ना, वीडियो पॉज करके लाइक कर लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो, सब वीडियो आप ही के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, और तीसरी चीज़, एंड तक वीडियो देखना। जो कोई बीच में छोड़ के जाएगा ना, बीच में छोड़ के नहीं आना, पूरा एंड तक वीडियो देखो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। 10 to 15 मार्क्स आपका इंक्रीज हो जाएगा, लिख के देता हूँ मैं। वीडियो देखने के बाद आपको खुद समझेगा, अप्लाई भी करके देख लेना। चलो, अगर आपका PE टाइप क्वेश्चन हो गया तो PE टाइप ऑफ क्वेश्चन में एकदम सिंपल सा चीज आता है, गिल्टी और नॉट गिल्टी। और अगर अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन आ गया तो थोड़े बहुत घुमा के पूछ सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली गिल्टी या नॉट गिल्टी पे चलता है। या फिर कोई प्रिंसिपल वाला क्वेश्चन आ गया तो बस वही। तो इसमें भी आपको कैसे स्टार्ट करना, देखो सबसे पहले राइट डाउन क्लॉज नंबर विथ शेड्यूल एंड पार्ट्स। तो सबसे पहले क्लॉज 3 वॉट एवर इज देयर पूरा लिखो। क्लॉज 3 फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड फर्स्ट शेड्यूल, पार्ट 1 का जितना भी है पूरा लिखो। ठीक है, पार्ट 1 शेड्यूल फर्स्ट पूरा लिखा। फिर उसके अंदर का कंटेंट लिखो, राइट डाउन कंटेंट ऑफ क्लॉज नंबर। ट्राई करना कि एज इट इज कंटेंट लिखने का। अगर आपने एज इट इज कंटेंट लिखा ना, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। 2 नंबर होते हैं ये पूरे लिखने के, 2 मार्क्स होते हैं, पता है 2 मार्क्स होते हैं, डिपेंड ऑन क्वेश्चन टू क्वेश्चन, बट यूजुअली 2 मार्क्स होते हैं या फिर 1 मार्क्स होते हैं। फिर सेकंड में आप क्या लिखोगे, राइट डाउन एनी एडिशनल एक्सेप्शन और गाइडलाइन नीड टू गिव टू सॉल्व क्वेश्चन। अब डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज के अंदर ना कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं कि CA ये कर सकता है, या फिर कुछ गाइडलाइंस दी होती है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया होता है जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। वो क्वेश्चन में कुछ तो लिंकिंग होगी, जैसे सेक्शन 11 क्लॉज 11 करके अदर बिजनेस वाला कोई तो एक क्लॉज है। ठीक है, कि आप बिजनेस, अगर आपको बिजनेस प्रोफेशन एज अ CA अगर उसको बिजनेस या प्रोफेशन करना है तो उसे परमिशन लेना पड़ता है। एक जनरल परमिशन होता है और एक स्पेसिफिक परमिशन होता है। तो स्पेसिफिक परमिशन में 3-4 चीजें आ गई तो आपको लिखना पड़ेगा कि ये चीजों में स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ता है, तो अपने 3-4 लाइनें में लिख के बोलिए स्पेसिफिक परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा आपने कहाँ पे डिस्कस कर दिया, ये सेकेंड वाले में, कि क्लॉज के अंदर कुछ एडिशनल स्पेसिफिकेशन भी बोली गई है वो आपको देना पड़ेगा, तो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर थर्ड में आप क्या करो, डिस्कस कर लो केस स्टडी को, जो क्वेश्चन में 2-3 लाइंस में, 3-4 लाइंस में, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं डालना है, 2-3-4 लाइंस में डिस्कस कर लो। एंड बाद में आप अपना कंक्लूजन दे दो कि हैंस एज पर द अबव एनालिसिस एंड गिवन टू द केस स्टडी the question given in the case study kind of whatever the may be the auditor is or the CA is guilty or not guilty। और guilty और not guilty को ना अंडरलाइन करना, क्लॉज नंबर को अंडरलाइन करना, पार्ट को अंडरलाइन करना, शेड्यूल को अंडरलाइन करना, और जो एक्सेप्शन आप लिख रहे हो उसको भी अंडरलाइन करना। इससे क्या होगा, सीधा एग्जामिनर के दिन आंखों में जाएगा आपका आंसर और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो, अगर आप कारो टाइप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, इसमें मैंने क्या क्या आपको बता दिया, ऐसे टाइप बता दिया। ठीक है, प्योर इफ यू आर अटेम्प्टिंग कारो टाइप क्वेश्चन, तो कारो टाइप क्वेश्चन में आपको कैसे जाना है, एकदम सिंपल है। यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्लॉज नंबर विद ओरिजिनल कंटेंट लिखना है, वॉट एवर इज द क्लॉज नंबर वो लिखो, क्लॉज नंबर दिस एंड कारो 2020 वॉट एवर इज एप्लीकेबल वो लिखो। फिर ओरिजिनल कंटेंट लिखो जैसा है पूरा का पूरा। उसके अंदर भी अगर कोई एक्सेप्शन या एक्सप्लेनेशन रिक्वायर है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, वो पूरा आपको लिखना है, जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रिक्वायर है वो चीज़ें लिखनी है। थर्ड में राइट डाउन केस स्टडी इन सिंपल मैनर, जो भी केस स्टडी क्वेश्चन का उसको सिंपल मैनर में लिख दो। एंड फोर्थ में अपना कंक्लूजन दे दो कि इन लोगों ने लॉ को कंप्लाई किया है नहीं किया है, वॉट एवर द थिंग्स में भी। ठीक है, ये हो गया। अगर कोई कंपनी ऑडिट का क्वेश्चन आता है तो उसको भी सेम आपको इसी तरह लिखना है, जो भी क्लॉज एंड ऑल थिंग्स है वो लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है, कंटेंट लिखना है, केस स्टडी, और लास्ट में अपना कंक्लूजन देना। कंक्लूजन को अंडरलाइन करना, हमेशा कंक्लूजन को अंडरलाइन करना, ऑडिटर कंटेंशन वैलिड है कि नहीं वैलिड है उसको भी आप अंडरलाइन करना, गिल्टी नॉट गिल्टी को भी अंडरलाइन करना, मेन जो आपके कैंसर के कीवर्ड्स है उसको भी अंडरलाइन करना। बहुत सी सारी चीज़ है जो मेन मेन आपको लगता है सब अंडरलाइन कर देना। ठीक है, चलो अब मैं सेकंड थोड़ा उनके बारे में बात कर लेता हूँ जो ऑडिट में थोड़े कॉन्फिडेंट नहीं है, जिनको ऐसा है कि हमें क्वेश्चन देखते हैं हमें आंसर तो याद आ जाता है बट हमें ऑन द स्पॉट उसको लिखना होता है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, आपको ऑन द स्पॉट आपके दिमाग में आंसर आ गया, तो आपका ऐसा होता है कि मैं अभी के अभी इसको आंसर में लिख दूँ। अगर आप वो कैटेगरी के लोग हो
जो आंसर क्वेश्चन देख के फटाक से आंसर क्लिक होता है और बाद में 15-20 मिनट बाद देखने के बाद आपको समझ में नहीं आता उसका आंसर क्या था। तो उन कैटेगरी के लोग के लिए यही एडवाइस है, जब आपको 15 मिनट्स में पेपर मिले, आपको पेपर नहीं देखना है, या इट इज़ ट्रू बट आपको पेपर वो टाइम पे नहीं देखना है, आप शांत रहो 15 मिनट, आराम से लोगों को देखना है, देखने दो। फिर जैसे ही आपका 15 मिनट्स खत्म होता है, 2 o'clock को जैसे ही आपको पेपर मिलता है, पेपर और आपका आंसर शीट, तब आप पेपर ओपन करो और जो क्वेश्चन आपको आ रहा है, आपने देखा आपको ये पूरा आ रहा है, आप उसको लिख दो। आपको फिर वही करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका वैसा है कि आप फटाक से भूल जाते, और वो भी कैसा करना पड़ेगा वो भी सोच लो। आपने आंसर देखा, क्वेश्चन नंबर 2 का ए आपको आ रहा है, तो उसके पॉइंटर ना फिर आप फटाक से लिख सकते हो, ठीक है, पीछे पेपर पे, ठीक है, जो आपका मेन आंसर शीट है पीछे वाले पेपर पे जाओ और क्वेश्चन नंबर 2 है, फटाफट कीवर्ड्स लिख दो, फिर 2B फटाफट कीवर्ड्स लिख दो, 2C फटाफट कीवर्ड्स लिख दो, फिर आप जाके मेन आंसर लिखो, मेन आंसर अलग लिखो। तो इससे क्या होगा, आप कीवर्ड्स भूले भी नहीं, कीवर्ड्स आपका पिछले वाले सीट पे आ गया और यहाँ पे आपने आगे आके उसका आंसर भी लिख दिया, तो आपको वो भी तकलीफ भी चली गई कि अरे मैं आंसर देखता हूँ तो मुझे फटाक से आ जाता है क्वेश्चन देख के आंसर, बट बाद में मुझे याद नहीं आता, तो आपका वो सॉल्यूशन, वो प्रॉब्लम मैंने खत्म कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है वो मैं बताता हूँ। आपको 15 मिनट्स पहले पेपर मिल गया, ठीक है, आपने पढ़ना चालू किया, आपको 3-4 क्वेश्चन ऐसे मिल गए जो आपको एकदम मस्त आता है, आपको आंसर अभी दिमाग में ताजा ताजा सब हिट हो रहा है, ठीक है, बट आपके पास वो हैबिट है कि आप फटाफट लिख सकते हो, बट वो 15 मिनट्स में आप कहीं लिख नहीं पाते हो, वो प्रॉब्लम हो जाता है। बट आफ्टर 15 मिनट जब आपको पेपर मिलेगा तब तो आप लिख पाओगे ना, तो जैसे आपको आंसर क्लिक हुआ फटाक से लिख दो, पीछे वाले पेज पे जाना है, क्वेश्चन नंबरिंग देनी है, फटाफट कीवर्ड लिख देना है, फिर फटाफट कीवर्ड लिखना है। ये आप थ्योरी वाले क्वेश्चन में कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल होता है, ऐसे करके आप थ्योरी में मार्क्स बेटर कर सकते हो। क्योंकि थ्योरी में क्या है, मेन आंसर लिखो, अपने मार्क्स में तिजोरी जो अपना मार्क्स है अपने तिजोरी में आ गया, ठीक है। चलो, once you get answer paper, start seeing question in which you are comfortable, write down answer। और आंसर कैसे लिखना है वो भी मैंने बता दिया। क्वेश्चन देखो, आंसर जो भी याद आ रहा है पहले पेंसिल से फटाफट कीवर्ड्स लिख लो, फिर जाके मेन आंसर लिखना, ठीक है। अब टाइमिंग ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा चलेगा, ऑडिट का पेपर है तो आपको ट्राई करना है पूरा 100 मार्क्स का आप पेपर अटेम्प्ट करो। ऑडिट फर्स्ट 1 आवर में 35 से 40 मार्क्स का ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। फिर सेकेंड आवर में जब आप थोड़े कंफर्टेबल हो जाओ, जो जो आंसर आपको आ रहा था आपने वो लिख लिया, फिर आप एमसीक्यू की तरफ प्रोसीड कर सकते हो, तो एमसीक्यू देख लेना। एंड थर्ड आवर में 30 से 30 मार्क्स कवर करके आपको ट्राई करना है आपका ऑडिट का पेपर 100 मार्क्स का पूरा कवर हो, ठीक है। कुछ सर्टन नोट्स है, सर्टन नोट्स देख लो। फॉर आंसर अबाउट विच यू आर श्योर गिव 100% क्वालिटी। जिस आंसर के लिए आप एकदम श्योर हो ना, उस आंसर को 100% क्वालिटी के साथ लिखो। थोड़ा भी प्रॉब्लम, थोड़ा भी चीज़ें वहाँ यहाँ से वहाँ नहीं होनी चाहिए, यानी ईच कीवर्ड शुड बी एट करेक्ट एंड एवरीथिंग शुड बी करेक्ट, कि सो दैट आपने जब लिखा है ना तो वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको मार्क्स दे देगा। ऑडिट, देन ट्राई टू अटेम्प्ट 100 मार्क्स का क्वेश्चन इन ऑडिट का पेपर में। स्किप दैट क्वेश्चन अबाउट विच यू आर नॉट श्योर, लीव 2-3 पेजेस। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके बारे में आप श्योर नहीं हो तो 2 से 3 पेजेस आप वहाँ पे छोड़ देना एंड आगे बढ़ जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना बहुत आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। राइट डाउन योर आंसर इन अ वेरी काम मैनर। जब आप अपना आंसर लिख रहे हो बहुत काम होकर शांत होकर लिखना, कोई घाई नहीं करनी। जिसके अंदर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उसमें भी आपको घाई नहीं करनी, एकदम प्यार से अच्छे से इत्मीनान से आंसर लिखना, ठीक है। योर आंसर शुड बी लेजिबल एंड रीडेबल, ऑलवेज रिमेंबर। आपके आंसर जैसे भी हो लेजिबल होने चाहिए एंड रीडेबल होने चाहिए, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुतों के सजेस्टेड आंसर, आंसर शीट देखे हैं, दे आर वेरी वेल विथ आंसर्स, बट जब वो लिखने बैठते ना तो रीडेबल नहीं होता, और जब रीडेबल नहीं होता तो एग्जामिनर चेक कैसे करेगा, तो वहाँ पे उनके मार्क्स लूज हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपना आंसर कैसे लिखना है वो मैंने इस वीडियो में पहले ही बता दिया आपको, ठीक है। गिव स्पेस ऑफ 1 फिंगर बिटवीन 2 वर्ड्स एंड 1 पैरा शुड नॉट बी मोर देन 3 to 4 लाइन्स। यहाँ पे मैंने 3 to 4 लाइन्स लिखा है, बट आप यहाँ से 2 to 4 लाइन्स कर सकते हो, ठीक है। ये आपको अपडेटेड ही मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे, डोंट वरी अबाउट इट। टेलीग्राम चैनल लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए ज्वाइन कीजिए, और भी बहुत सारी वीडियोस उसमें आने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। तो आप ही के लिए मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। अंडरलाइन एवरी कीवर्ड्स, क्लॉज नंबर, ऐसे नंबर, योर कंक्लूजन, सबको अंडरलाइन करते हुए आना है, ठीक है। रीड क्वेश्चन 2 to 3 times टू गेट श्योरिटी दैट व्हाट क्वेश्चन वांट्स, गिव ओनली दैट आंसर। आपको क्वेश्चन 3 बार पढ़ना है। ऑडिट के पेपर में हमेशा याद रखना, क्वेश्चन कितनी बार पढ़ना है, 3 बार। सर एक क्वेश्चन छूट जाएगा, चलेगा, छूटने दो। लास्ट का 5 मार्क्स छूट जाएगा सर, चलेगा, छूटने दो, बट 95 तो श्योरिटी के साथ हो रहा है ना। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा, कंक्लूजन आपका कुछ और लिखना, आपने आंसर कुछ और लिखा, बाद में आपको क्लिक, अरे इसका आंसर तो यही था ही नहीं, गए 10-15 मिनट, मार्क्स गए, टाइम गया, सब गया। इसके लिए क्वेश्चन ऑडिट का पेपर ट्राई करना 2 से 3 टाइम्स एकदम इत्मीनान और शांति से पढ़ना, ठीक है। कोई घाई नहीं ऑडिट के पेपर में, क्योंकि ऑडिट का पेपर ही आपका गेम चेंजर होता है।
चलो यहाँ तक तो चीज़ें हो गई। अब मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, और ये ट्रिक्स एमसीक्यू में काम नहीं आती है, ठीक है। तो अब तक आपने वीडियो में जितना देखा वो एकदम नॉर्मल सी चीज़ें थी। अब हम कुछ ट्रिक्स डिस्कस करेंगे जो तब यूज़ किया जाता है जब कुछ नहीं हो पाता है तब। तो फॉर एग्जांपल आपने सारा पेपर लिख लिया, आपने जितना आपके दिमाग में था, भेजे में था, वो आपने सारे पेपर में उतार दिया, एमसीक्यू एंड एवरीथिंग। नाउ लेट डिस्कस समथिंग विच यू आर स्टक एट, ठीक है। तो ये एमसीक्यू में अप्लाई नहीं होगा, पहली बात। तो दूसरी बात, अगर कोई ऐसे टाइप क्वेश्चन है जिसमें आप कंफ्यूज हो कि कौन सा ऐसे लगने वाला है, ऐसे 220 लगेगा कि ऐसे 330 लगेगा, अरे ऐसे 701 लगेगा, 701 लगेगा कि 705 लगेगा, मतलब ये तो चलो ये तो नॉर्मल है, मतलब आप ऐसे में कंफ्यूज हो, ऐसे 530 लगेगा कि 505 लगेगा, समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ के दोनों की वाइब आ रही है, फिर समझ में नहीं आ रहा। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपके दिमाग में जितने ऐसे क्लिक हो रहे हैं सब लिख लो। कैसे लिखोगे? ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन, शायद यही है, आई डोंट नो बट ठीक है जो भी है, ऐसे 505 उसका नाम दिस ऐसे डील्स विद दिस, और ऐसे 500 ऐसे 530 ऑडिट सैम्पलिंग, दिस ऐसे डील्स विद ऑडिट सैम्पलिंग, ऑल दिस थिंग। ऐसे 570 गोइंग कंसर्न, दिस ऐसे डील्स विद गोइंग कंसर्न अजम्पशन। पूरा लिख दो। हो सकता है मेरे ऐसे के कुछ नाम इधर उधर हो, डोंट वरी अबाउट इट, मुझे माफ कर देना उसके लिए, बट आपको वो टाइम पे सारे ऐसे याद हो गए। इतना सब ऐसे लिख दो ना, क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा, अंदर का मटेरियल तो ऐसे भी हमको आता नहीं, हमको ऐसे का नाम ऐसे में हम कंफ्यूज है ना, लिख दो ना 2-3 ऐसे। लिखने के बाद क्या करना है? अंडरलाइन करना है नहीं। जिस क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज हो उसमें आपको अंडरलाइन नहीं करना है, बट उसको रीडेबल बना के जाना है, ठीक है। ज़्यादा एकदम कंफ्यूजिंग में नहीं बनाना, रीडेबल बनाना। हो सकता है एग्जामिनर के आंसर शीट में वो ऐसे हो और उसको वो ऐसे वहाँ पे मिल गया, टिक मार के आंसर दे देगा, मार्क्स दे देगा और आगे बढ़ जाएगा, आपको 1 नंबर मिल गया फुकट में। फ्री में 1 नंबर मिला, फ्री में। 1 नंबर की वैल्यू तब पता चलती है ना जब आपको ऑडिट में 39 आता है। आए होंगे बहुतों को, ठीक है। तो 1 नंबर की वैल्यू होती है, उसको इग्नोर नहीं करने का। पी वाले क्वेश्चन में क्या करना है, तो आप ऐसे दे दो। अब ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा है ओपिनियन क्या देगा, दे दो तीनों ओपिनियन। क्या करोगे, मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा है तो तीनों ओपिनियन दे के आ जाओ। दैट शुड इशू दिस ओपिनियन और कैन बी दिस और कैन बी। अगर एग्जामिनर का दिल, अब देखो ये वाले जितने भी सेक्शन है ना, अगर एग्जामिनर का दिल बड़ा है ना तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नहीं है तो कुछ नहीं ना। कुछ नहीं से कुछ तो सही। ऐसे भी मैं कुछ लिखने वाला था नहीं, कुछ लिख के आ गया, हो गया, मुझे कहीं 3-4 नंबर मिल गए, ऑडिट में मैं पास हो गया, सीए बन गया। अच्छी बात है ना। कुछ मेरे हाथ पैर वहां पे मारा तो मैं सीए तो बन गया। बस यही करना है, जुगाड़ है ना, जुगाड़ लगा लेंगे। देखो आपने पहले शिद्दत से आपका जितना बेस्ट दे सकते थे आपने उतना दिया। अब कोई कोई ऐसे क्वेश्चन है जहाँ नहीं समझ रहा है तो थोड़ी ऐसे कुछ ब्लैंक छोड़ के आएंगे, कुछ नहीं तो कुछ तो रंगोली बना के आएंगे, रंगोली में तो कुछ तो लिख के आएंगे वहाँ पे, है ना, कुछ तो रहे कि हम लोग ने पेपर लिखा है। हाँ, तो कुछ भी नहीं लिखने का, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो लिखो। ऐसे वाले क्वेश्चन में ओपिनियन नहीं समझ में आ रहा, लिख दो दोनों ओपिनियन। और क्या बोल रहा है कि वेदर शुड कंपनी रीस्टेट इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको समझ ही नहीं आ रहा, लिख दो यस द ऑडिटर शुड रीस्टेट और ऑडिटर शुड नॉट रीस्टेट, दोनों को डराइन कर दो। जो चाहिए होगा वो दे लेगा एग्जामिनर, आंसर टिक करके आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। ऐसा बहुत रेयर होगा बट हो गया इन केस, मान लो 40 आ रहा है, पास हो गया, बेड़ा पार हो गया, है ना। पी वाले क्वेश्चन में क्या होता है, क्लॉज में कंफ्यूज हो गए, अरे ये क्लॉज लगेगा कि ये क्लॉज लगेगा। 6 एंड 7 में ना बहुत कंफ्यूजन होता है। लिख दो दोनों क्लॉज, दोनों के कंटेंट लिख दो। क्या जाता है, 3 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, 2 मिनट एक्स्ट्रा चलेगा, जाने दो, दोनों लिख दो। एग्जामिनर को जो क्लॉज चाहिए रहेगा लेगा, आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। गिल्टी नॉट गिल्टी कंफ्यूज हो गए, समझ ही नहीं आ रहा है, दोनों लिख देना। क्या करोगे, मतलब कुछ नहीं है तो कुछ तो लिख के आ जाओ। देखो वैसे भी आप कंफ्यूज हो, आपको 0 मार्क्स मिलना है, आपने गिल्टी नॉट गिल्टी दोनों लिख दिया। हो सकता है कि एग्जामिनर का ध्यान गिल्टी पे ही पहले चला गया, उसने टिक कर दिया, आपको मार्क्स देके आगे बढ़ गया, है ना। उनको तो जो आंसर चाहिए वो मिलना चाहिए ना, बस। बट ये हर जगह पूरे पेपर में ही ये मत कर देना, थोड़े थोड़े जगह पे चलेगा। कारों के क्वेश्चन में भी, कारों के क्लॉज में कंफ्यूज हो गए, 3-4 क्लॉजेस याद आ रहे, लिख दो। बाद में इंटेंशन इज वैलिड और नॉट वैलिड नहीं समझ में आ रहा है, वो भी लिख दो, चलेगा। ओपिनियन रिलेटेड क्वेश्चन में क्या करना है मैंने बता ही दिया। कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, देयर इज वन क्वेश्चन जो कि थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। मैं थोड़ा माइक चाहिए तो और पास कर लेता हूँ, बिकॉज पीछे बहुत दूर हो रही है, ठीक है। वो दम शादी के दम फुल माहौल में उन लोग, पता है आज शादी करके जाना है उनको। तो कुछ थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन है जहाँ पे आपको ना तो 2 आंसर क्लिक हो रहे हैं कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आप कंफ्यूज हो, क्या करें सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। दोनों लिख दो, एक बार ये आंसर लिखो और ये आंसर लिखो, लिख दो। बीच में और नहीं लिखना है तो मत लिखो, बिना और के दोनों आंसर लिख दो। जो आंसर चाहिए होगा ना दोनों में से, एग्जामिनर उसको लेगा, टिक करके आपको मार्क्स दे देगा। थ्योरी वाले में ये अप्लाई होता है कि एग्जामिनर को जो चाहिए वो वही ढूंढ रहा होता है। एक्चुअली में एग्जामिनर इज सर्चिंग फॉर द आंसर की विच इज गिवन इनटू ही सजेस्टेड आंसर इन द मॉड्यूल आंसर,
तो वो मिल गया ना, फटाक से टिक करके मार्क्स दे के आगे बढ़ जाएगा। बिकॉज कल के डेट में इफ समवन आस्क हिम फॉर एक्सप्लेनेशन कि आपने मार्क्स क्यों दिया, तो ही विल टेल ना, देखो ना बच्चे ने लिखा तो मैंने मार्क्स दिया, है ना, गलत लिखा तो मैंने कट कर दिया, बट जो सही सही लिखा उसको तो मार्क्स देना पड़ेगा ना, उसने मेहनत तो की है ना। तो अगर आप कंफ्यूज हो ना तो वहाँ पे आप दोनों लिख दो। सर मैं कंफ्यूज ऐसा हूँ कि मैं पेपर लिख रहा हूँ और फिर मेरे को फटाक से क्लिक आ रही है इसका आंसर ये भी हो सकता है, तो क्या करा है, एक पेज और टाइम के लिए छोड़ दो, आगे बढ़ के सारी चीज़ें लिखो, दो वही टाइम पे लिखना है तो वही टाइम पे लिख दो, बट आप कंफ्यूज हो तो दोनों आंसर लिख के आ जाने का, टेंशन नहीं लो, दोनों लिख देना, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस ऑडिट का पेपर। एंड जो मुझे बोलना था वो मैंने बोल दिया। एक ऑडिट के पेपर में आप ये चीज़ कर सकते हो जो मैंने एएफएम के पेपर में भी बताया है, कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 लिख देना, फिर यहाँ पे ABCD ये लिख देना, ठीक है। फिर जो जो क्वेश्चन है उसके आप नंबरिंग लिख देना। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन नंबर A आता है, B नहीं आता है, तो B में कुछ नहीं आपको फिलअप करना है, फिर C आता है और D वहाँ पे फॉर एग्जांपल है ही नहीं पेपर में, ABC तक ही है, और यहाँ पे एक टोटल का कॉलम रख देना। ये आप किसके लिए कर सकते हो, स्नैपशॉट बोलते हैं इसको एक तरह से, पीछे वाले पेज पे बना देना, ठीक है, जहाँ से आपको ये पता चलेगा आपको क्या क्या अटैम्प्ट करना है। फिर आपने क्वेश्चन नंबर देखा ये आ रहा है, फिर ये भी आ रहा है, अच्छा 5 5 4 के बेसिकली आपके मार्क्स होते हैं, ये इसमें आपको तीनों के तीनों आ रहे हैं, यहाँ पे यही आ रहा है, फिर इसमें से कोई एक ही छोड़ना होता है ना, 4/5 6 होता है, 4 अटैम्प्ट करने होता है, क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी। फिर आपको यहाँ पे भी ये तीनों आता है, 5 में भी सिर्फ ये आ रहा है, दोनों आ ही नहीं रहे हैं, एंड उसके बाद यहाँ पे ये आ रहा है। अब आप टोटलिंग कर देना, 10 14 5 14 5 10। अब आपको खुद समझ में आ गया आपको कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है। देखो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आपको 14 वाले कर लेने, जैसे आपका 14 वाला हो जाए उसको आप कट कर देना, इसमें से भी आप जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो करना। 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो गए, फिर आप देखोगे 10 10 पे ये वाले क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है वो अटैम्प्ट कर लिया, फिर ये वाला अटैम्प्ट कर लिया, और जो जो आपको इसमें नहीं आ रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये नहीं आया था, ये नहीं, इसके लिए 2 3 साइड्स छोड़ देना, ठीक है, 3 पेजेस या 2 से 3 पेजेस छोड़ देना, एंड लास्ट में फिर क्वेश्चन नंबर ये अटैम्प्ट करना। फिर जो नहीं आया उसमें वही तुक्का लगाना है जो मैंने अभी बोला, हाँ वही चीज़ आपको करके आनी है, बट कुछ तो लिख के आना है, छोड़ना नहीं है। एंड MCQ करते टाइम प्लीज़ बी पेशेंस, MCQ में दिमाग खराब नहीं करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, पेंसिल से पहले गोला भरना है, उसके बाद आपको लास्ट में लगे तो फिर पेंसिल से करना है। हाँ, अब मैं बता रहा था 10 मिनट्स में रिव्यू क्या करना है, तो रिव्यू देख लो। बेसिकली आपको ये करना है कि क्या आपने प्रॉपर क्वेश्चन नंबरिंग लिखा है, ABCD पार्ट प्रॉपर लिखा है, ऐसे नंबर प्रॉपर लिखा है, अंडरलाइन किया है, जो आपके ओपिनियन है वो प्रॉपर लिखा है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है, कहीं मैंने थ्रेड लेके बांधा और वो सप्लीमेंट पर लिखा तो है ना प्रॉपर, मैंने अपना रोल नंबर प्रॉपर लिखा है ना, सारी चीज़ें प्रॉपर है ना। 10 मिनट्स में आपको वो सारी चीज़ें रिव्यू करनी है। एंड आप लास्ट में जो आपने पेंसिल से आंसर लिखा था वो रफ नहीं करोगे तो भी चलेगा, बट अगर आपको टाइम मिल रहा है तो आप जो मेन आंसर जब आप लिख रहे थे, जिनको जो हु आर कॉन्फिडेंट अबाउट द ऑडिट या फिर हु आर नॉट ऑल्सो, अगर आप सिंपल याद रखो, अगर आप कोई थ्योरी का आंसर लिख रहे हो, थियरी का आंसर आप लिख रहे हो, तो पहले उसके पॉइंटर्स उसी जगह पे पेंसिल से थोड़े थोड़े लिख दो, फिर पूरा आंसर लिखो, फिर आप उसको रफ कर दो पेंसिल से लिखा हुआ, सो दैट पेंसिल वाला हट जाएगा, सिर्फ मेन आंसर आपका दिखेगा पेन वाला, ठीक है। तो आपने कहीं पर रफ करना भूल गए तो उसको इरेजर से रफ कर दो, एंड दैट्स इट ऑल अबाउट ऑडिट। बस मैं यही बोलूँगा। वीडियो अगर आपको यहाँ तक अच्छी लगी है ना दोस्त, लाइक कर दो, ठीक है, लाइक करोगे तो मुझे समझ में आएगा कि यस दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, एंड आई एम श्योर कि आपको बहुत ये वीडियो हेल्प करेगा। ये जो भी नोट्स है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, क्लिक करो और आओ और ये नोट्स के फ़ायदा उठाओ, ठीक है। लास्ट के दिन आप इसको रीड करके ज़रूर जाना, बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा, मैं आपको लिख के देता हूँ 100%, क्योंकि 30 मिनट्स का वीडियो आप लास्ट के डे पे इतना देखने जाओगे नहीं, ठीक है, बट ये रीड करके चल जाओगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़ यही बोलूँगा कि अपना बेस्ट दो, एंड जितना आप पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो ऑडिट का उतना अटेम्प्ट करो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा, फिर मिलेंगे दोबारा, पिक्चर अभी बाकी है। वेट 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 वेट